Hello everyone, this is Abad. Here we are going to discuss errors on tenses, so let's begin. पहला आपका जो होगा एरर बेस्ड ऑन वर्ब ऑफ परसेप्शन। अब ये वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है? ऐसी वर्ब जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में यूज़ हो सकती है, या फिर आप इनको ऐसा कह लीजिए कि इनको सिर्फ और सिर्फ आप फील कर सकते हैं, वैसी वर्ब को आप वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। अगला होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस। इसका मतलब यह है कि जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा टेंसेस का यूज़ होता है तो किस प्रकार आपको उनका कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। ये एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ है। अगला है कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज का मतलब होता है कि यहाँ पर एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉजेस हो सकते हैं और एक में कंडीशन लगी होती है। उस कंडीशन में आपको टेंसेस को किस प्रकार यूज़ करना है ये आप यहाँ सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2 लिखा हुआ है क्योंकि एक्सरसाइज 1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसको देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द डेस्क स्टडीड हेयर फॉर 3 years बट दे हैव नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। स्टूडेंट सिटिंग ऑन द डेस्क, डेस्क मतलब चबूतरा होता है, स्टडीड हेयर। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको? कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस का यूज़ है। एक टेंस यहाँ पर है हैव क्रिएटेड, नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, और दूसरा है स्टडीड हेयर। ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दैट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर दो टेंस यूज हुए हैं और मेनली जो सेंटेंस का टेंस है वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, इसलिए पूरा सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट में होना चाहिए। आपने कहा स्टडीड हेयर नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हैव स्टडीड हेयर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैव स्टडीड हेयर, दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अगला सेंटेंस आपके सामने, अ फिलोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमन बट अ मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमन। अब आप देख रहे हैं फिलोगाइनिस्ट एक ऐसा आदमी है जो वुमन को प्रेम करता है एंड मिसोगाइनिस्ट उनको हेट करता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मीनिंग पर आपको कभी नहीं जाना है। आपने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है लव्स और यहाँ पर लिखा हुआ है हेटिंग। क्या कभी आपने सुना है आई हेट यू? बिल्कुल सुना है आपने, लेकिन कभी आपने सुना है आई एम हेटिंग यू? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सुना। ऐसा क्यों नहीं सुना है सर? क्योंकि हेट और लव आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन है, इनको सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। और वर्ब ऑफ परसेप्शन कभी भी कंटिन्यूस टेंस में आती नहीं है। तो हु हेट्स वुमन होगा यहाँ पर, हु हेट्स वुमन। और कौन कौन सी वर्ब ऑफ परसेप्शन हो सकती है? जैसे आई नो हिम, बिल्कुल सही। नो एक प्रकार की वर्ब ऑफ परसेप्शन हुई। एडमायर हुआ, एडोर हुआ, ट्रस्ट हुआ, होप हुआ, ये सारी के सारी वर्ब ऑफ परसेप्शन है। सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में इनको आप यूज़ कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इट इज़ अपियरिंग टू मी दैट यू आर ट्राइंग टू डिस्टैब्लिश द प्रेजेंट कमिटी। इट इज़ अपियरिंग टू मी, बड़ा ही आसान है, अपियरिंग नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है आपकी, अपियर्स होगा। अगला है, इट अपियर्स टू मी आई हैव बीन नोइंग हर फॉर मैनी ईयर्स बट आई डोंट नो वेयर सी वर्क्स। बड़ा ही आसान है। आपने कहा कि आई हैव बीन नोइंग, ये गलत हुआ फिर से क्योंकि नो एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है। यहाँ पर होना चाहिए आई नो हर। क्या होगा? आई नो हर। ये वर्ब ऑफ परसेप्शन का यूज़ कंटिन्यूस टेंस में नहीं करना है आपको। अगला है, इफ़ ही वुड हैव डन दिस ही वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसाइडेड मैनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं कंटिन्यूसली तो बहुत ही आसान है। स्ट्रक्चर आपके सामने हुआ कुछ इस प्रकार, वुड हैव यहाँ पर भी लगा हुआ है और वुड हैव यहाँ पर भी लगा हुआ है। जब इस प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं, इसी को हम कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है इफ़। तो इफ़ ही वुड हैव डन दिस, इस प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है कि इफ़ वाले उसमें वुड हैव नहीं होगा, यहाँ पर होगा हैड। तो इफ़ ही हैड डन दिस, यदि उसने ये किया है, ही वुड हैव डन रॉन्ग,
तो उसने ये गलत किया है एंड ही वुड हैव डिसीव्ड मैनी ऑफ हिज रिलेटिव्स, और उसने उसके कई रिलेटिव्स को धोखा दिया है। तो आपको याद रखना है इस प्रकार के सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आगे जाकर आता है वुड हैव। हमने काफ़ी इसके बारे में पढ़ा भी है पहले। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड बट हिज वर्ड नॉट ऑडिबल। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड। अब आप देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। ट्राइड टू टेल अस, विक्टिम ट्राइड टू टेल अस का क्या जी मतलब है? आपने कहा सर ये हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट और ये है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन्स ये कि प्रेजेंट पास्ट का पर इंडेफिनिट टेंस है, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं व्हाट हैज़ हैपेंड। जी बिल्कुल गलत है। अगर ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस होना चाहिए? पास्ट का इंडेफिनिट, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, तो हैज़ हैपेंड नहीं होगा। बड़ा ही आसान है ये क्वेश्चन, यहाँ पर होगा हैड हैपेंड। आइए आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्यों है आसान? आपने कहा आई वॉन्ट यू, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, मतलब सारा सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पर होगा? प्रेजेंट के इंडेफिनिट पर। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बट एंड कैप्ट इट। कैप्ट क्या है जी? कैप्ट तो कीप की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एंड कीप इट। क्या होगा? एंड कीप इट। मैं चाहता हूँ कि आप एग जो अंडे के बॉक्स है बड़े ही आराम से उठाएं और उसको कॉर्नर में केयरफुली सावधानी पूर्वक रख दें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शी केम टू द पार्टी मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। आप खुद इसको देख लेंगे और आसानी से लगा देंगे। शी केम टू द पार्टी, वह पार्टी में आई, कौन सा टेंस है? पास्ट का इंडेफिनिट। पार्टी देन मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। आई एक्सपेक्ट होगा या आई एक्सपेक्टेड होगा? आप खुद देख पा रहे हैं जब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस होगा? पास्ट का इंडेफिनिट। या फिर आपको पता होगा कि जब पास्ट में ही दो बातें होती हैं और एक पहले एक बाद में हो जाती है तो एक पास्ट के इंडेफिनिट पर बनती है जबकि दूसरी आपकी बनती है पास्ट के परफेक्ट पर। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो उससे भी लेट आई है, तो मैंने एक्सपेक्ट पहले कर लिया होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो टेंस होगा वो पास्ट का परफेक्ट होगा, आई हैड एक्सपेक्टेड होगा। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, I lived here for 5 years, so I know about the problems of this colony. I lived here for 5 years. मैं यहाँ पर 5 साल रहा। I know about the problems of this colony. I know मैं जानता हूँ, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। अब आपको पता है कि जब पास्ट के इंडेफिनिट का सब्सिट्यूट कौन है प्रेजेंट में? दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट का परफेक्ट। तो यहाँ पर होगा आई लिव्ड हेयर। आई लिव्ड हेयर। अगला क्वेश्चन, द चेयरमैन हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस दोरोली। दोरोली का मतलब होता है पूर्णता। द चेयरमैन हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन, यहाँ पर लिखा हुआ है हैड नॉट, ये रहा आपका हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड। अब आप देख पा रहे हैं ये भी दो टेंसेज यूज हुए हैं। इस प्रकार में आप याद रखेंगे हमेशा, आपको पता है कि एक बार पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज होता है और दूसरी बात पास्ट का परफेक्ट। अब जो काम पहले हुआ है उसके लिए पास्ट का परफेक्ट टेंस यूज होगा और जो उसी काम के बाद में हुआ है वहाँ पर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। तो द चेयरमैन हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस thoroughly। उसने कब तक डिसीजन नहीं लिया चेयरमैन ने? जब तक उसने केस को पूरी तरह नहीं पढ़ लिया। मतलब कि केस की स्टडी पहले होगी, डिसीजन बाद में होगा। तो द चेयरमैन हैड नॉट टेकन नहीं होना चाहिए। पास्ट के इंडेफिनिट में नेगेटिव कैसे बनेगा? तो आपने कहा डिड नॉट, यहाँ पर होना चाहिए था डिड नॉट और टेकन की जगह क्या हो जाएगा? टेक। तो द चेयरमैन डिड नॉट टेक एनी डिसीजन अंटिल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दे गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर द विजिटर लॉन्ग बिफोर दे रीच्ड देयर। ये सेंटेंस और ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल सेम ही है, आप देख पा रहे हैं। दे गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर द विजिटर लॉन्ग बिफोर दे रीच्ड देयर। अब आप देख पा रहे हैं
कि यहाँ पर दे रीच देयर एंड यहाँ पर लिखा है गॉट एवरीथिंग रेडी। दोनों ही टेंस पास्ट के इंडेफिनिट है, जबकि एक को पास्ट का इंडेफिनिट जबकि दूसरे को पास्ट का परफेक्ट होना चाहिए था। तो पहले कौन सा काम हुआ, दे गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर द विजिटर लॉन्ग बिफोर, काफ़ी पहले, दे रीच देयर, पहुंचने से पहले उन्हें एवरीथिंग इज वॉज रेडी। तो आपने कहा गॉट एवरीथिंग रेडी नहीं होगा, होना चाहिए था क्या, हैड गॉट एवरीथिंग रेडी। यहाँ पर होगा हैड गॉट एवरीथिंग रेडी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने, ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही एंटर्ड द रूम। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट वाले जैसा है। स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर, क्या रूम में एंटर करने से पहले, ये भी पास्ट का इंडेफिनिट है और ये वाला भी कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट, जबकि इसको होना क्या चाहिए था, पास्ट का परफेक्ट। तो ही हैड स्विच्ड ऑन द लाइट। मुझे लगता है अब आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा कि सर जब सेंटेंस में बिफोर लगा हुआ है तो दूसरा वाला जो होगा वो पास्ट के इंडेफिनिट पर होगा, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और पहला वाला जो टेंस होगा वो होगा आपका पास्ट के परफेक्ट पर, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक और बात जब आप ध्यान रखेंगे, अगर बिफोर की जगह यहाँ पर आफ्टर हो जाता है तो आपको पता है आफ्टर जो है वो बिफोर का ही अपोजिट है। तो जब ये बिफोर की जगह आफ्टर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका ये वाला टेंस पहुँच जाएगा और यहाँ पर ये वाला टेंस पहुँच जाएगा। अगर आप ये वाली बात याद रखते हैं तो कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। जब बिफोर होगा तो पास्ट परफेक्ट पहले आएगा और पास्ट इंडेफिनिट बाद में आएगा, जबकि आफ्टर के आने पर ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बिकॉज आफ्टर इज अपोजिट ऑफ बिफोर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आई हैव बीन एडमायरिंग हर फॉर द बॉयज विद विच शी इज गिफ्टेड। बड़ा ही आसान है। आपने कहा सर एडमायर जो है वो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, इसमें आईएनजी नहीं लग सकता, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, आई एडमायर हर। बड़ा ही आसान है, आई एडमायर हर। अगला, ही वॉज विद मी अंटिल नाउ सो डोंट पनिश हिम फॉर द डिले। वो मेरे साथ था अभी तक और उसको डिले के लिए, देरी के लिए आप उसको पनिश ना करें। तो आपने कहा ये डोंट पनिश प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ ही वॉज विद और यहाँ पर लिखा हुआ अंटिल नाउ अभी तक, ये तो प्रेजेंट का टेंस हुआ, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो आपने कहा ही वॉज विथ मी नहीं होगा, पास्ट का सब्सटीट्यूट जो है वो प्रेजेंट में कौन सा टेंस है, अभी हमने बात की थी प्रेजेंट का परफेक्ट। तो ही हैज़ बीन विथ मी क्या होगा, ही हैज़ बीन विथ मी। आप याद रखें कि जब भी पास्ट के इंडेफिनिट के सब्सटीट्यूट की बात आ जाए तो प्रेजेंट में वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है। बड़ी आसानी से आप इस चीज़ को सही कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। Several survey reports indicate that the number of drug addict is grown gradually। यहाँ पर भी बात आ रही है, the number of drug addicts is grown, क्या इज के साथ, सॉरी, क्या इज के साथ ग्रोन लगेगा, नहीं, सेवरल सर्वे दिखा रहे हैं कि इज ग्रोइंग। सेवरल सर्वे रिपोर्ट दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट मतलब जो ड्रग दवाइयों के लोग एडिक्ट हैं, आदी हो चुके हैं, इज ग्रोइंग ग्रेजुअली। तो यहाँ पर आईएनजी लगेगा। आई होप कि आपने बहुत सारी इसमें चीज़ें सीखी हैं। तो थैंक यू सो मच, आप समझ रहे होंगे इस बात को और आपने इन्जॉय किया होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।